चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, ये मेरा दूसरा चैनल है विनय क्लासेज 2, है ना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना है। साथ में इस चैनल में मैं कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के जो आपके मॉडल पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन करूँगा, है ना। और ये सारे मॉडल पेपर जो होंगे मेरे खुद के बनाए हुए होंगे और उसी तरह से बनाए हुए होंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ये कक्षा 10वीं का पेपर है ना। मैंने बहुत ही रिसर्च करके इसको बनाया है क्योंकि अपना संशोधित सिलेबस हुआ था, है ना। और उस संशोधित सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इस पेपर को बनाया है। जो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे उससे संबंधित प्रश्न बनाया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखो क्या है। सूत्र निखिलम विधि से 17 का वर्ग कीजिए। तो देखो, निखिलम विधि से हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमें गुणा करना है और वो भी किस विधि से, निखिलम विधि से। और गुणा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ग करना है। 17 का वर्ग का मतलब होता है 17 का 17 से गुणा, है ना। अगर आपको निखिलम विधि नहीं आती है तो आप सीधा गुणा करके भी उत्तर लिखोगे तो भी आपको 1/4 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब निखिलम विधि में हम क्या करते थे, हम सबसे पहले संख्या देखते थे। हमारी संख्या कितनी है, 17 है। अच्छा, इस संख्या का आधार कितना है, तो ये 100 के पास में नहीं है, ये किसके पास में है, 10 के पास में है। अब इसमें विचलन कितना है, तो देखो विचलन इसका कितना है, 7 प्लस के 7, ठीक है। अब निखिलम विधि में हमारे पास में हम क्या करते थे कि 17 जो है संख्या और इसका विचलन इसके सामने लिखते थे, है ना। अब क्योंकि 17 इंटू 17 कर रहे हैं तो यहाँ पर 17 एक बार और आएगा। अब इसमें दो पक्ष होंगे, ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष। पहले पक्ष में आपको तिरछा जोड़ना है, यानी 17 में ये तिरछी 7 जोड़ना है, ठीक है। तो 17 प्लस 7 और दूसरे पक्ष में इन दोनों का गुणा करना है, यानी 7 इंटू 7। अब देखो 17 और 7 कितने होते हैं, तो 7 और 7 14, हसल का 1 हो गया 24। 17 और 7 कितने हो गए, 24, और 7 साथी 49। अब क्योंकि हमारा आधार 10 है और 10 में एक जीरो है तो दूसरे पक्ष में एक अंक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको तो यहीं रखेंगे और 4 को आगे भेजेंगे। तो 24 और 4 कितना हो गया, 28, ठीक है। ये 28 हो गया और ये कितना हो गया, 9। तो 17 इंटू 17 हम जानते हैं 289 होता है। तो इस प्रकार से आपको निखिलम मेथड से उत्तर लाना है। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है सूत्र निखिलम विधि से 12 का घन ज्ञात कीजिए। तो हमें जो घन है, घन का मतलब 12 का 3 बार गुना, यानी कि 12 की घात 3 बराबर 12 इंटू 12 इंटू 12। यानी अगर मान लो अगर आपको निखिलम विधि से घन करना नहीं आता है तो आप 12 का 3 बार गुणा करा के सीधा उत्तर लिख सकते हो, है ना। ऐसा करोगे तो भी आपको जो है पाव नंबर मिल जाएगा, 1/4 नंबर मिल जाएगा। अब निखिलम विधि से हमें घन कैसे करना है, तो इसका सूत्र है एक, वो आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या है, देखो सूत्र है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर दूसरे पक्ष में 3 इंटू विचलन की घात 2, फिर तीसरे पक्ष में विचलन की घात 3। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 12 का आधार क्या है, तो आधार है 10, क्योंकि ये 10 के पास में। और विचलन, ये विचलन का मतलब होता है कि 10 से कितना ज़्यादा, तो 10 से प्लस का 2 ज़्यादा, है ना। 10 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, तो ये हमारा विचलन हो गया। अब संख्या हमारे पास कितनी है, 12। तो इस सूत्र में हमें केवल इनके मान लगाने हैं ना। संख्या कितनी होगी, 12 होगी, फिर प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है, प्लस का 2 यानी 2, फिर 3 इंटू विचलन की घात 2, यानी विचलन कितना है 2, उसकी घात 2, फिर विचलन की घात 3 यानी 2 की घात 3। तो ये हो गया 12 प्लस 2 दूनी 4 ऑब्लिक, ये हो गया 3 इंटू 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, फिर 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 8। अब देखो 12 और 4 कितना होता है, 16, फिर 4 त्रिया 12 और ये कितना हो गया 8। अब
क्योंकि आधार 10 है और 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो पहला और तीसरा और दूसरा पक्ष है वहाँ पर एक एक अंक रखना है। फिर अगर एक एक्स्ट्रा अंक है तो उसको आगे भेजना है। तो देखो तीसरे वाले में तो एक ही अंक है तो ये तो यहीं रहेगा, फिर ये 2 भी यहीं रहेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो इसको आगे भेजना पड़ेगा। तो 16 में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1728। यानी कि 12 का जो घन है वो कितना आएगा, 1728। अब तीसरा प्रश्न क्या है, देखो तीसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी के अंतिम पद का सूत्र लिखिए। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। सूत्र क्या होता है, देखो इसका हम उत्तर लिख देते हैं। सूत्र होता है अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ये जो tn है वो आपका क्या है, अंतिम पद। tn क्या है, अंतिम पद। कोई कोई इसे an भी लिखता है और कोई इसे tn भी लिखता है, तो कुछ भी लिख सकते हो, है ना। अब a यहाँ पर क्या है, a आपका प्रथम पद है। a क्या होता है, प्रथम पद। और d क्या है, तो d आपका जो है यहाँ पर सार्वअंतर होगा। d क्या होगा, सार्वअंतर। d होगा सार्वअंतर। तो ये 1 नंबर का प्रश्न आपके बन सकता है कि अंतिम पद का सूत्र लिखिए। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a जो है वो आपके प्रथम पद और d जो है वो सार्वअंतर। और ये जो n है, n जो है वो उस समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या है ना। n क्या होगा, कुल पदों की संख्या। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है मान ज्ञात कीजिए। हमें जो है यहाँ पर एक त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी cos 30 डिग्री और यहाँ पर भी cos 30 डिग्री। तो आपको जो टेबल है, मैंने चैप्टर 6 में बताई हुई है वो टेबल, वो आपको याद करनी होगी और उसको कैसे बनाना है, उसको कैसे याद रखना है, वो भी मैंने बताया उसके अंदर। वैसे cos 30 डिग्री का जो मान है वो होता है √3/2। ये किसका मान है, cos 30 डिग्री का मान। तो ये मान हमें इसमें लगाना है। अब लगाना कैसे है वो देखो, यहाँ पर समझना। 3 का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये इंटू में है, 3 किस में है, इंटू में। cos 30 की जगह पर यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट बनाना है, फिर -4, फिर cos की घात 3, तो cos की जगह ब्रैकेट और यहाँ पर घात 3। अब देखो cos 30 डिग्री और यहाँ पर भी cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। तो यहाँ पर हम मान लगाएंगे √3/2, यहाँ भी मान लगाएंगे √3/2। ठीक है। अब देखो ये 3 गुणे में है ना, तो ये कितना हो गया, 3 गुणा √3/2 माइनस यहाँ पर देखो √3/2 की घात 3। घात 3 का मतलब √3 का 3 बार गुणा, है ना। √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। अब यहाँ पर देखो 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी नीचे तो कितना हो गया, 8। और ऊपर देखो √3 और √3 का गुणा कितना होता है, 3, फिर इंटू एक √3 एक्स्ट्रा बच गया है तो यहाँ पर ये √3 हो गया, यानी ये 4 फिर इंटू। इनको जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3√3/8। लेकिन देखो ऊपर नीचे 4 और 8 कट रहा है ना। तो देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब मेरे पास लास्ट में क्या बचा, हमारे पास एक तो बचा 3√3/2 माइनस, ये कट गए तो कटने के बाद क्या बचा, 3√3/2। अब देखो ये भी 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो इस संख्या में से ये पूरी संख्या घट गई, है ना। तो कुल मिला के उत्तर कितना आया, 0। यानी इसमें से ये पूरा 0, ये पूरा कट गया, है ना। तो उत्तर कितना आया, 0। इसमें से ये संख्या पूरी चली गई यानी माइनस हो गई, तो उत्तर कितना आया, 0। अब देखो पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपके प्रश्नावली 8 में से है ना। तो इस प्रश्न में क्या देखो, प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। एक ऊर्ध्वाधर जो खंबा है उसकी परछाई जो है खंबे की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। मान लो ये ऊर्ध्वाधर खंबा है, ठीक है, ये खंबा हो गया, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, नीचे की ओर बनेगी, है ना। खंबे की परछाई नीचे की बनेगी। और ये कह रहा है कि इस खंबे की जितनी ऊंचाई है, मान लो ये x ऊंचाई है, तो उसकी जो
परछाई की ऊंचाई है वो भी उसकी क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये इसकी ऊंचाई x है तो इसकी भी लंबाई जो वो कितनी होगी, x होगी, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां बराबर दी हुई है। और सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होता है, ये वाला जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। इसको मैंने मान लिया थीटा। तो अब इस त्रिभुज में यानी पाइथागोरस त्रिभुज में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो यहाँ पर देखो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, है ना। तो हमें लंब भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है। यानी लाल बट्टा क का जो हम पढ़ते थे, है ना, तो इसमें मुझे क्या क्या चीज़ दी हुई है, एल और ए दिया हुआ है, और एल और ए कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर। और इस वाले को हम क्या पढ़ते हैं, टेन थीटा, है ना, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये वाला टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अच्छा, लंब कितना है यहाँ पर, एक्स, आधार कितना है, एक्स, तो x से x कट गया, कितना बचा, एक। जब ऊपर नीचे पूरी संख्या कट जाती तो उत्तर कितना आता है, एक। यानी टेन थीटा जो है वो हमारे पास कितना आया, एक। अच्छा, टेन थीटा की कौन सी वैल्यू एक होती है, तो हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री कितना होता है, एक होता है। तो एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 45 डिग्री लिख सकता हूँ। ये आप सारणी जब याद करोगे तब ये वैल्यू याद होगी आपको। तो यहाँ पर मैं एक की जगह देखो, यहाँ पर टेन थीटा बराबर एक की जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन 45 डिग्री। तो ये टेन से टेन हट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसने क्या कहा, उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। ये प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास दो समांतर रेखा है, एक समांतर रेखा तो ये वाली हो गई, ठीक है, और दूसरी समांतर रेखा ये वाली हो गई। समांतर रेखा उसे कहते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो ये कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ, ये दो समांतर रेखा है और उससे समदूरस्थ बिंदु मान लो ये है। तो ये जो बिंदु है इससे भी समान दूरी पर है और इससे भी समान दूरी है, और इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा, यानी जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ऐसे एक पथ बनाऊंगा पूरा बिंदुओं का बिंदु पथ, ठीक है, तो वो क्या होगी, तो ये जो बिंदु पथ बनेगा वो इन दोनों समांतर रेखाओं की क्या होगी, समांतर होगी, है ना। तो यहाँ पर सीधा उत्तर आपको ये लिखना है, उत्तर में लिखना है कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा वो एक समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 है। एक बिंदु से वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जबकि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। तो इसको समझना आप। देखो, अगर कोई वृत्त है और स्पर्श रेखाओं की बात करें तो तीन स्थितियां आपको देखनी है। एक तो जब वह बिंदु वृत्त के बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो यहाँ पर बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा तो ऐसे आएगी, दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे आएगी। तो जब बिंदु बाहर है तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं अपन, दो। अब मान लो कोई वृत्त के ऊपर ही कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पर वो बिंदु है, तो इससे गुजरी हुई स्पर्श रेखा कितनी होगी, केवल और केवल एक। अब जब वृत्त के अंदर हो कोई बिंदु तो क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल नहीं खींची जा सकती है। तो इस स्थिति में हमारा जो उत्तर होगा, ठीक है, तो एक बिंदु जो वृत्त के अंदर है तो उस पे उससे जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो 0 होगी। स्पर्श रेखा की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8 क्या है, देखो 8वां प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटे अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आप कब कर पाओगे, जब आपको प्रायिकता का सूत्र आएगा। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। अब यहाँ पर कुल परिणाम तो कितने हैं भाई, एक पासे फेंकने पर 4 से छोटे अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो कुल परिणाम जो है वो 6 है,
परिणाम कितने हैं? 6 हैं। क्यों है? क्योंकि एक पासे के अंदर कुल कितने अंक होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम तो यहाँ पर 6 होंगे। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब ये हो गया कि वो हमें कंडीशन क्या दे रहा है? कंडीशन ये दे रहा है कि 4 से छोटे अंक, यानी 4 भी नहीं आना चाहिए। तो 4 से छोटे अंक कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है और ये 3 है। तो टोटल कितने अंक आ सकते हैं? 3 अंक आ सकते हैं। तो जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं आपके पास? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो यहाँ पर देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। अब देखो 3 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 1/2। ऐसे आपको करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9, जो आपके सड़क सुरक्षा से आया हुआ है। प्रश्न है PUC का पूरा नाम बताइए। तो आप हिंदी में ही बता सकते हो। हिंदी में क्या है? प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। प्रश्न संख्या 10, ये सारे प्रश्न 1 से लगाकर 10 तक एक एक नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है। प्रश्न है CCTV के कैमरे के कोई 2 उपयोग बताइए। तो आपको इसके 2 उपयोग बताने हैं CCTV कैमरे के। तो सबसे पहला उपयोग तो हो जाएगा, इससे हम CCTV कैमरे से अवांछित जो आपके कोई भी दुर्घटना करते हैं, ठीक है, उनका पीछा किया जा सकता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई जानबूझकर एक्सीडेंट कर ले, ठीक है, तो उनका हम पीछा कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब हमारे पास CCTV कैमरे में सबूत हो, है ना। तो अवांछित तत्व का पता लगाया जा सकता है। अवांछित तत्वों का पता लगाया जा सकता है। पहले तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हो गया कि कोई अगर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो उसका भी पता लगाया जा सकता है और उससे हम चालान काट सकते हैं, ठीक है। तो तेज गति से चलने वाले वाहनों को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी आप अपने हिसाब से कोई भी 2 उपयोग लिख सकते हो, लेकिन वो उपयोग जो है वो सही होने चाहिए। ऐसा नहीं जो आए मन में वो लिख दिया, ठीक है। अब जो अगले प्रश्न आएंगे वो आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है? देखो प्रश्न संख्या 11 है निखिलम विधि से भाग दीजिए। तो इसको हमें कैसे करना है वो समझना होगा। देखो निखिलम विधि में जो भाग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ना। वैदिक गणित में जो हम भाग देते हैं उसमें इस प्रकार का नक्शा बनाया जाता है। ये आपका जो है पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग होता है। पहले भाग में जो है हम भाजक लिखते हैं। भाजक यहाँ पर कितना? 88। लेकिन ये भाजक का काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका आधार कितना है, ठीक है। यानी जो भाजक है 88, इसका आधार कितना है? ये किसके पास में? ये 10 के पास में है, 100 के पास में है या 1000 के पास में है? तो इसका जो आधार है वो कितना है? 100 है। ये 100 के पास में है। अब हमें देखना है कि ये 100 से कितना कम या ज़्यादा है। तो जो जितना कम या ज़्यादा होता है उसे हम पूरक अंक बोलते हैं। इसे विचलन भी बोलते हैं, लेकिन विचलन में प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है और पूरक अंक में प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो बताओ 100 में से 88 गया, पीछे कितना बचा? 12। तो इसका पूरक अंक कितना आया? 12। वो हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। अब देखो सेकंड और थर्ड कॉलम में क्या करना है। ये हमारे पास जो संख्या दी गई है 1013, ठीक है, क्योंकि पहले कॉलम में मेरे पास यहाँ पर पूरक अंक कितने नंबर का है? कितने अंकों का है? 2 अंकों का है। तो इस संख्या के जो पीछे वाले अंक है, जितने इसमें हैं उतने के उतने इसमें आ जाएंगे। तो इसमें कितने हैं? 2 अंक, तो इसमें भी 2 अंक पीछे आ जाएंगे, यानी 1 और 3 तीसरे कॉलम में आ जाएगा। अब बच गया क्या क्या? 10, वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा।
अब आपको क्या करना है वो समझना। अभी तो हमने जमाया है इसको, अब करना कैसे है वो समझो। जो सबसे पहले ये सेकंड भाग में जो ये पहला अंक है उसको हमें पकड़ के यहाँ पर नीचे लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है, तो इसको पकड़ के नीचे लिख देना है। लिख दिया। अब जो संख्या यहाँ पर नीचे आई है उसका गुणा इस संख्या से कराना है। तो 1 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। अब इसको हमें कहाँ लिखना है, यहाँ आगे से लिखना है। कितना आया 12, तो 12 का 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पर आ गया है। अब ये होने के बाद में हमें क्या करना है, ये तो नीचे आ गया, अब इन दोनों को जोड़कर नीचे लिखना है। तो 0 और 1 कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर भी कितना आया 1। अब वही काम, इस 1 का इससे गुणा कराना है। तो 1 का गुणा 12 से कितना हो गया 12। अब क्योंकि यहाँ पर तो कोई अंक है नहीं, तो 12 हम कहाँ लिखेंगे, अब इसके आगे लिखेंगे। तो यानी इस अंक के नीचे 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब इसको जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, फिर 1 और 2 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो हमारा जो ये वाला उत्तर आया है वो भागफल है और ये जो आया है वो शेषफल है। तो भागफल हमारा कितना हो गया, भागफल हमारा हो गया यहाँ पर 11 और शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 45। ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसको करेंगे, देखो कैसे करना है अपने को। सबसे पहले देखो ये प्रश्नावली आपके 15 में से है और क्षेत्रफल और परिमाप वाले जो सूत्र है वो आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, तो अर्धवृत्ताकार का मतलब है वृत्ताकार नहीं है, कैसा है आधा वृत्त है, ठीक है। तो इसके परिमाप और क्षेत्रफल आपको याद होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। और त्रिज्या हमें दी हुई है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 21 मीटर दी हुई है। आर बराबर हमें दिया हुआ है 21 मीटर। अब अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2। भाई पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें आधे वृत्त का चाहिए तो हम बट्टा 2 कर देंगे, इसको आधा कर देंगे। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब देखो पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, तो 22 ऊपर और 7 नीचे इंटू आर की घात 2। आर कितना दिया 21, तो इसका मतलब 21 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और बट्टा 2, यानी यहाँ पर नीचे कितना है 2 है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये 22 इंटू 21 की घात 2 का मतलब 21 इंटू 21 बट्टे 7 इंटू 2। अब जो कटता है उसको काटेंगे। तो देखो 2 से 22 कट गया, दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, ये 2 एकम 2 और ये 11 दूना 22। अब 7 के पहाड़े से 21 कट रहा है, 7 कट रहा है एक बार, 7 एकम 7 और 7 त्रिया 21। अब हमारे पास क्या क्या बच गया वो लिख देंगे अपन। 11 बच गया 11 इंटू 3 बच गया इंटू 21। 11 का 3 से गुणा देखो कितना हो गया 33, फिर इंटू 21। अब गुणा करेंगे तो देखो ये 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 9 हो गया, 3 दूनी 6, तो 693। अब हमने ज्ञात क्या किया क्षेत्रफल, तो उत्तर आएगा वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो एक उत्तर तो हमारे पास आ गया। दूसरा है अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है परिमाप। देखो पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। तो आधे वृत्त का जो परिमाप होगा वो होगा 2 पाई आर बटे 2। लेकिन यहाँ परिमाप का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक चले अपन, फिर यहाँ से यहाँ भी चलना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जो वह जीवा
जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरे तो वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है ना। तो इसका मतलब आधी परिधि तो हो गई 2πr बटा 2 है ना, बटा 2, और इसके साथ हमें व्यास भी जोड़ना पड़ेगा, यानी 2r, व्यास का मतलब कितना, त्रिज्या का दुगना, 2r भी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का जो परिमाप है, परिमाप वो होता है 2πr/2 प्लस 2r। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ मेरे पास आया πr प्लस 2r। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर कितना है 21, फिर ये प्लस 2r मतलब 2 इंटू 21, आर का मान कितना हो गया 21। अब देखो 7 के पहाड़े से ये कटेगा, 7 3 21, तो 22 का 3 से गुणा कितना हो गया 66 प्लस 21 दूना 42, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 और 2 8 और 6 और 4 10, 108 मीटर। अब देखो परिमाप का जो उत्तर आता है वो मीटर में आता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल आ गया 693 वर्ग मीटर और परिमाप आ गया 108 मीटर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13 है, एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इन सब के सूत्र याद होने चाहिए, और मैंने 16वीं प्रश्नावली में बताया है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, मैंने 10वीं कक्षा की सारी वीडियो की लिंक दे रखी है, ठीक है। तो इन सूत्रों को हमें कैसे याद रखना है वो भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी जो बेलन होगा, बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है और इसके एक सिरे का क्षेत्रफल, यानी ये नीचे वाला भाग मान लेते हैं। इस नीचे वाला भाग क्या है, वृत्त, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और वो कितना है 154 वर्ग मीटर। अच्छा, ये नीचे वाला जो सिरा है वो क्या है, वृत्त, यानी कुल मिला के हमें क्या दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ क्या है, देखो हम यहाँ लिखेंगे बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, वो हमें दिया हुआ है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। अब बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, πr²। क्यों, क्योंकि ये एक वृत्त है ना। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ πr², क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या है πr², और कितना दिया हुआ है 154। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, और इस प्रश्न के अंदर ऊंचाई तो दी हुई है लेकिन त्रिज्या नहीं दी हुई है, इसलिए त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पहले हमें यहाँ से r का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 इंटू r ज्ञात करना है तो ये r की घात 2 हो जाएगा, ये हो गया 154। अब यहाँ पर देखो हमें r यहीं रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, तो यहाँ पर r यहीं रहेगा और ये जो 22 है वो गुणे में है तो उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, और 7 भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, यानी r² बराबर, यहाँ पर तो मेरे पास कितना है 154 है, ठीक है। ये 7 उधर जाएगा तो भी भाग में है, इधर गुणे में आ जाएगा, तो इंटू 7 बट्टा, बट्टे का मतलब भाग है ना, ये 22 गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी बट्टे में आ जाएगा, यानी 22। अब 22 का पहाड़ा हमें याद करना होगा, ये 154 22 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, क्योंकि 22 एकम 22 और 22 7 154। अब 7 इंटू 7 कितना होता है 49, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 49। अब r² बराबर 49, तो r बराबर, अब ये घात 2 उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल कितना आता है, यानी r बराबर मुझे कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब मेरे पास r भी है और बेलन की ऊंचाई भी है, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे करना है वो देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, चलो आगे देखो, आगे देखो, एक सेकेंड रुकना, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं,
अच्छा देखो, अब बेलन की त्रिज्या हमारे पास कितनी आई? बेलन की त्रिज्या r बराबर आई 7 सेंटीमीटर हमने निकाली। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वो सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? 2πr/h, यानी 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर हमें दिया हुआ है कितना है? 7 है सेंटीमीटर। और एच कितना है? एच है 21 सेंटीमीटर। तो अब जो कटता है उसे काटना है। देखो 7 से 7 कट गया एक बार, ठीक है, तो ये तो कट गया। अब 22 का 4 2 से गुणा, 22 दूना 44 इंटू ये 21, इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 कितना हो गया? 12, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो आएगा 924 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी आंसर नहीं है, ये उत्तर किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर में आता है। फिर दूसरा हमारा क्या था? दूसरा था बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, और आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है πr²h, है ना। पाई कितना है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर हमने कितना निकाला? 7, है ना। तो 7 इंटू 7, क्योंकि आर की घात 2 का मतलब आर इंटू आर, यानी 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है? 21, तो ये 7 से 7 कट गया। अब 22 इंटू 7, 22 7 154, तो ये 154 इंटू ये कितना हो गया? 21। अब गुणा करेंगे 154 का 21 से, तो ये हो गया 4 5 1 इंटू 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 4 8 और 5 13, हासिल का 1 हो गया 2 और ये 3, 3234, 3234। अच्छा आयतन क्या होता है? घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा किस में होता है? घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें जो है इस प्रश्न को करना है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, माफ़ करना ये आपको दिखाई नहीं दिया इसमें। प्रश्न संख्या 14। इस प्रश्न में क्या है? देखो ये आपके प्रश्न वापस 8वीं प्रश्नावली में से है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना और समझना। देखो, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया गया है कि, ये आपके 8वें प्रश्नावली में से नहीं है, ये आपके सड़क सुरक्षा में से, ठीक है, यानी 19वीं प्रश्नावली में से। अब इसको करना कैसे है? देखो, जो पहले ये बोल रहा है उसका हम चित्र बना लेते हैं। ये कह रहा है एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर, यानी एक सीधा खंबा ऐसा ही होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर ऊंचाई है। ये इसकी क्या दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है। और यहाँ पर आपके सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और कैमरा इस प्रकार लगाया है कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे। अब दूर दृष्टि रेखा क्या होती है? ध्यान रखना, मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, ये क्या हो गई? ज़मीन, और ये खंबा हो गया, ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ पर मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम दूर दृष्टि क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। और इसकी जो हमें यातायात देखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर जो इसकी लंबाई दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है? खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो ये लेंथ है ना, यहाँ पर जो ये लेंथ है, इस लेंथ के कारण अगर इसको मैं त्रिज्या मानूँ, है ना, इसको मैं त्रिज्या मानूँ इस लाइन को, है ना, तो इसके कारण जो वृत्त बनेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार से वृत्त बनेगा, तो इस वृत्त के कारण जो यहाँ पर हमारे क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो परछाई बनेगी उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², है ना, तो इस r का मान पाई से गुणा करके हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इसका मान निकालना होगा। तो इसको हम एक त्रिभुज दे देते हैं ए बी और सी, और ये कोण कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि खंबा हमेशा 90 डिग्री पर होता है ना। अब ये कौन सा त्रिभुज है? ये आपके है पाइथागोरस त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया,
ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। तो सूत्र क्या होगा कि भाई आधार की घात 2 बराबर कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2। यही होता है सूत्र, है ना। कक्षा 7 से हम पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, आधार कितना है, BC, तो BC की घात 2 बराबर कर्ण हमारे पास मान दिया हुआ है कितना है, 10, तो कर्ण की जगह 10 आ जाएगा और घात 2 माइनस लंब कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 की घात 2, तो BC की घात 2 बराबर 10 की घात 2 का मतलब 10 इंटू 10 यानी कितना हो गया, 100, माइनस 8 की घात 2 का मतलब 8 इंटू 8 यानी 8 8 64। अब BC की घात 2 बराबर 100 में से 64 गया, कितना बचा, 36। अब ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो BC बराबर 36 का वर्गमूल, है ना। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, 6 चंग 36, है ना। तो BC हमारा जो निकल के आया, BC हमारा जो निकल के आया वो कितना आया, 6। और ये सब किस में है, मीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब BC हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर इस लेंथ के कारण जो यहाँ पर वृत्त बनेगा, ऐसे कुछ करके ऐसे ही वृत्त बनेगा, है ना, ऐसे एक वृत्त बनेगा, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई r की घात 2। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि पाई हमें कितना लेना है, 3.14, तो पाई की जगह आ जाएगा 3.14 इंटू आर की घात 2, आर कितना निकला, 6, यानी 6 इंटू 6। अब देखो 6 छंग कितना होता है, 36, तो यहाँ पर कितना है, 3.14 इंटू 36। गुणा कराएंगे तो इसका गुणा कराने पर उत्तर आएगा 113.04 वर्ग मीटर, 113.04 वर्ग मीटर। आप भी गुणा कराना, अगर ये उत्तर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। लगभग इतना ही उत्तर आना चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 जो है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात से लिया गया है और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये भाग इसके बराबर है। तो हम LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप LHS वाली लाइन लिखना, अब मैं सीधा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो cos 30 और sin 30, sin 60 और cos 30, तो इसके मान आपको याद होने चाहिए, सारणी बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो cos 30 का मान आप ध्यान रखना कितना होता है, √3/2, और sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। sin 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, और cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। ये आपको याद करना पड़ेगा या फिर आपको सारणी बनानी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, लेकिन करना कैसे है उसको ध्यान रखना। cos 30 की जगह पर आप ब्रैकेट बना दो, प्लस sin 60 पर ब्रैकेट बना दो, 1 का 1 आ जाएगा, प्लस sin 30 की जगह ब्रैकेट और cos 30 की जगह ब्रैकेट। अब ये कितना है, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, वो यहाँ पर लगा दो, √3/2। sin 60 की वैल्यू 1/2, 1, फिर sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू 1/2, सॉरी sin 60 की वैल्यू √3/2 होगी, ठीक है। अब √3/2 प्लस √3/2 कितना होगा, 2√3/2। कैसे भाई, 2 प्लस 2 कितना होता है कि भाई 2 कितना, 2, यानी 2 इंटू 2। 3 प्लस 3 कितना होता है कि भाई कितने 3, 2 3। 4 प्लस 4 कितना होता है भाई, कितने 4, 2 4। समझ में आया। तो √3/2 प्लस √3/2 कितना, तो आप कहोगे 2 इंटू √3/2, फिर नीचे बटा देखो। अब देखो 1 प्लस आधा, तो आधा और आधा कितना हो गया, 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी नीचे हमारे पास कितना आ गया, 2। और यहाँ पर देखो बट्टा है तो इसके कारण 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा √3 और नीचे बचा 2, तो उत्तर आया √3/2। तो हमें LHS
हमने LHS लिया और हमारे पास क्या आ गया RHS, तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 16 है, द्विघात बहुपद x की घात 2 माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आपके 3 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 16 से आगे के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, हम वो अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।